नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। उनके अदम्य साहस को सलाम है और मेरा मानना है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी रहूं जो फांसीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखता है। मैं एक बेहतर भारत के लिए उनकी यात्रा में शामिल होंगी। बता दें, जम्मू कश्मीर में यात्रा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी जुड़ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी अति व्यस्त होने के कारण इसमें शामिल नहीं होंगे। दोनों नेताओं ने राहुल गांधी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अभी तक बीएसपी या मायावती की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर मायावती के रुख को देखते हुए उनका आना भी मुश्किल है। न्यूज एजेंसी की खबरों के मुताबिक रालोद के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्र ने कहा, हमें कांग्रेस पार्टी से निमंत्रण मिला है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना उनका संभव नहीं है। हालांकि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। सपा के एक नेता के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यात्रा में भाग लेने की कोई संभावना नहीं है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही सरकार के खिलाफ संघर्ष की राह पर हैं। सपा अध्यक्ष अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और उनके यात्रा में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। सलमान खुर्शीद सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में आने के संबंध में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। खुर्शीद ने कहा कि आप जानते हैं कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, इसलिए हम खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है और राम जी भी पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद ने हापुड़ में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के भारी सर्दी में टी-शर्ट पहनने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलौकिक हैं, हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वो टी-शर्ट पहनकर निकल रहे हैं, वो एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। बता दें, यात्रा का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश करेगी। इसके चलते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यात्रा के शुरू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को भी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इनमें से अभी किसी भी नेता ने यात्रा में शामिल होने को लेकर स्पष्टता नहीं की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा, यह हिंदू आस्था का अपमान है। पूनावाला ने आरोप लगाया, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए इस मुद्दे को 70 साल तक लटकाए अटकाए रखा और भूमि पूजन पर काले कपड़े पहनकर उतरे थे। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू आतंकवाद और हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से करने की शब्दावली का भी इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। गीता की तुलना जिहाद से की और अब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का यह बयान आया है। उन्होंने कहा, क्या सलमान खुर्शीद किसी और के धर्म के भगवान के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार कांग्रेस हिंदू आस्था पर चोट कर रही है। त्रिपुरा में चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए सीपीआईएम ने बाकी दलों को एक साथ जोड़ने का दावा किया है। लेफ्ट पार्टी के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा को हराने के लिए त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को लाने की माकपा की संयुक्त पहल अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि चौधरी ने उन दलों का नाम नहीं लिया जो सीपीआईएम की इस पहल से जुड़े होंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि संयुक्त पहल का विवरण बहुत जल्द ही बताया जाएगा। इसका उद्देश्य फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। वरिष्ठ नेता ने कहा, इस पहल को राजनीतिक एडजस्टमेंट के रूप में न माना जाए। सीपीआईएम के लिए चुनाव में जीत या हार ज्यादा मायने नहीं रखती। हम राज्य में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जहां पिछले 58 महीनों के भाजपा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा गया है। बता दें, 2018 में बीजेपी और इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वाम मोर्चा से सत्ता छीन ली थी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। माना जा रहा है कि जनवरी में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल वो बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, भाजपा की हार में आरक्षण की जीत है। इस मामले में सपा नेता सुनील सिंह ने कहा, सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बनाकर सर्वे कराकर पिछड़ों को आरक्षण दिला सकती थी, लेकिन वो पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी और उसने अदालत में ढंग से पैरवी नहीं की और इसलिए ऐसा फैसला आया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके बाद ही शहरी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बताना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। बता दें, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किए गए ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं किया जाता, तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएं। बता दें, ट्रिपल टेस्ट के तहत सबसे पहले स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की स्थिति को लेकर जांच के लिए एक आयोग की स्थापना करनी होगी। उसके बाद जब वो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और सिफारिश करेगा तो उसके आधार पर स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और उसका सत्यापन करने के बाद आनुपातिक आधार पर आरक्षण देना होगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले यह ध्यान रखा जाएगा कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल आरक्षित सीटें 50% से ज्यादा ना हो। बता दें, दरअसल योगी सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि योगी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द होने के फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को दिखाता है। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है। नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों का हक मारने के लिए जानबूझकर गलत आरक्षण कराया गया। बीजेपी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण दो, फिर चुनाव कराओ आदित्यनाथ जी, वरना सड़कों पर आंदोलन होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने से जुड़ी सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। अब वो कल यानी बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एनसीपी नेता को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस कार्निक की सिंगल बेंच ने 12 दिसंबर को जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था यह आदेश 10 दिनों के बाद ही प्रभावी होगा, क्योंकि सीबीआई तब तक इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। इसके बाद जमानत के आदेश को एक बार फिर अगली सुनवाई यानी 27 दिसंबर तक रोक दिया गया। इस बीच सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट में छुट्टियों के चलते जनवरी 2023 में ही इस पर सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच सीबीआई ने एक बार फिर जमानत पर रोक को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि हाईकोर्ट की वैकेशन बेंच ने दलीलों पर सुनवाई के बाद कहा आगे और समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा सीबीआई के अनुरोध को नहीं माना जा सकता, क्योंकि वैकेशन कोर्ट रेगुलर कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद के मामले में अब महाराष्ट्र की विधानसभा ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है। मंगलवार को राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक की सीमा में पड़ने वाले 865 गांवों में मराठी भाषा बोली जाती है और इन गांवों की 1-1 इंच जमीन को महाराष्ट्र में लाया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जो लड़ाई लड़नी होगी वो महाराष्ट्र सरकार लड़ेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि बेलगाम, कारवार, बीदर, निपानी, भाल्की महाराष्ट्र के हिस्सा हैं। विधानसभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया है।
बता दें, पिछले हफ्ते कर्नाटक की सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर कहा था कि कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। कर्नाटक ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ गांवों पर भी अपना दावा जताया था और इसके बाद दोनों राज्य सरकारों के बीच जंग तेज हो गई थी। बीजेपी ने एक और यू टर्न लेते हुए दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए आप के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नगर निकाय चुनाव में हार के बाद कई बार अपने स्टैंड को बदल चुकी बीजेपी ने आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। शालीमार बाग से भाजपा पार्षद रेखा गुप्ता को मेयर की दौड़ के लिए चुना गया है, जबकि रामनगर वार्ड के कमल बागड़ी डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बता दें, सबसे अधिक पार्षद जिताने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को अपने मेयर और आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के नतीजों के बाद तुरंत बाद बीजेपी ने दावा किया था कि मेयर उनका ही होगा। हालांकि कुछ दिनों बाद भाजपा दिल्ली के प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा था कि अगला मेयर आम आदमी पार्टी से होगा क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी एमसीडी में मजबूत विपक्षी भूमिका निभाएगी। हालांकि अब एक बार फिर से यूटर्न ले लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चयन का मसला तो सुलझा लिया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटका हुआ है। बता दें, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसके अलावा राज्यपाल भी 25 दिसंबर से राज्य से बाहर हैं। बताया गया है कि इस वजह से कैबिनेट विस्तार का काम लटक गया है और जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इस दिशा में कामकाज आगे बढ़ेगा। अगले महीने विधानसभा का सत्र भी होना है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद अब 10 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुक्खू कैबिनेट में कौन से चेहरे होंगे, इसे लेकर सियासी गुना भाग जोरों से चल रहा है। 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फैमिली शाखा लगाने पर विचार कर रहा है। फैमिली शाखा का विचार विशेषकर उन हिंदुओं के लिए है जो विदेशों में रहते हैं। न्यूज़ 18 के मुताबिक आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि फैमिली शाखा को लेकर चर्चा चल रही है और इसे लेकर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हालांकि इसे लागू किए जाने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। इस तरह की शाखाएं भारत में भी लगाई जाएंगी। बता दें कि साल 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ अपने विस्तार पर लगातार काम कर रहा है। संघ ने कहा है कि विदेशों की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आरएसएस फैमिली शाखा का विचार लेकर सामने आया है। संघ के एक सूत्र ने न्यूज़ 18 से कहा कि ऐसे बहुत कम दिन होते हैं जब एक परिवार साथ बैठता है और ऐसे में उस दिन अगर परिवार का एक सदस्य शाखा में चला जाता है तो परिवार के बाकी लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो अलग अलग समय नहीं बिताना चाहते। इसलिए संघ ने इस बात का फैसला किया है कि परिवार के हर सदस्य के लिए शाखा लगाई जाए। उन्होंने बताया कि फैमिली शाखा के तहत एक ही छत के नीचे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे और बच्चों के लिए भी इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक जगह पर आ सकें और समय बिता सकें। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश भर के अस्पतालों में कोविड से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मॉक ड्रिल की। इस दौरान देश के अस्पतालों में टेस्टिंग और दूसरी तैयारियों की जांच परख की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। मैंने कोविड वार्ड निरीक्षण किया। जैसी व्यवस्था यहाँ है वैसी ही व्यवस्था बाकी के अस्पतालों में की है। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनोकोवैक की कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों को भारत बायोटेक से एक खुराक 800 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा इस पर 5% जीएसटी भी लगेगा, जबकि सरकार को इसकी कीमत 325 रुपए होगी। इंट्रानेजल वैक्सीन को पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर शॉट के रूप में अप्रूव किया गया था। इसके साथ ही जनवरी के अंत तक ये कोविड-19 वैक्सीन के दोनों खुराक लिए लोगों के लिए ये निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 के लिए कई भविष्यवाणी की हैं, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दिमित्री मेदवेदेव की भविष्यवाणी चौंकाने वाली है। एक के बाद एक किए गए ट्वीट में उन्होंने कई मुद्दों पर भविष्यवाणी की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, पोलैंड और हंगरी पूर्व यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे और पोलैंड बाल्टिक राज्यों,
चेकिया, स्लोवाकिया, कीव गणराज्य और अन्य निर्वासितों सहित जर्मनी और उसके आसपास के क्षेत्र फोर्थ राइच में शामिल होंगे। मेदवेदेव ने यह भी भविष्यवाणी की कि उत्तरी आयरलैंड यूके से अलग होकर आयरलैंड गणराज्य में शामिल हो जाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद यूरोपीय संघ का पतन होगा। यूरो पूर्व यूरोपीय संघ की मुद्रा के रूप में उपयोग से बाहर हो जाएगा। बता दें कि ब्रेक्सिट 31 जनवरी 2020 को हुआ था और इसमें यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम निकल गया था। यूके एकमात्र देश है जिसने ईयू को छोड़ दिया है। मेदवेदेव ने आगे भविष्यवाणी की कि अमेरिका कैलिफोर्निया में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप टेक्सास एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, नए गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद एलन मस्क कई राज्यों में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। बता दें, वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े नीतिगत बदलावों के लिए मस्क को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने भविष्यवाणी की कि तेल की कीमतें बढ़कर $150 प्रति बैरल हो जाएंगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सभी बड़े शेयर बाजार और वित्तीय गतिविधियां अमेरिका और यूरोप को छोड़कर एशिया में चली आएंगी। 65 वर्षीय रूसी राजनेता पावेल एंटब की बीते शनिवार को ओडिशा में मौत हो गई, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रूसी सांसद एंटब अपने कुछ दोस्तों के साथ भारत आए हुए थे। हाल ही में उन्होंने कथित रूप से यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। इस बयान को लेकर ही उन्हें पुतिन का आलोचक माना जाने लगा। एंटब बीती 21 दिसंबर से ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में अपने कुछ दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक शनिवार को एंटब को होटल के बाहर मृत पाया गया। इससे 2 दिन पहले ही इसी होटल में उनके साथी व्लादिमीर बेदेनोव की मौत हो गई थी। वो होटल के पहली मंजिल पर बेहोश पाए गए थे और उनके आसपास वाइन की खाली बोतलें पाई गई थी। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, रूसी राजनेता पावेल एंटब ने संभवतः आत्महत्या की है। वो अपने मित्र की मौत के बाद से काफी परेशान थे। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जांच सभी एंगल से कर रही है, जिसमें दुर्घटनावश छत से गिरना भी शामिल है। चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ताइवान सरकार ने फैसला किया है कि अब से देश के सभी पुरुषों को सेना में 1 साल की सेवा देना अनिवार्य होगा। इसका ऐलान राष्ट्रपति साई इंग वेन ने किया। बता दें, अभी 4 महीने की सेवा जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा कि चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव को देखते हुए सेना में 4 महीने की अनिवार्य सेवा काफी नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाकर 1 साल किया गया है। ये नया नियम 1 जनवरी 2005 के बाद पैदा हुए सभी मर्दों पर लागू होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन की ओर से धमकियां लगातार बढ़ रही हैं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मेरे देश के लोगों, शांति आसमान से नहीं गिरती है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है और अब तक इसने 60 लोगों की जान ले ली है। इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में हुआ है। बर्फीले तूफान की वजह से रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वजह से हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। अकेले न्यूयॉर्क में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस वजह से क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी असर पड़ा है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। लगातार खराब हालात की वजह से बुधवार को भी एयरपोर्ट को बंद रखा गया और पूरे अमेरिका में 15,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तमाम जगहों पर स्थानीय प्रशासन के अफसरों से बात की है और बचाव और राहत कार्य में मदद का भरोसा दिलाया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।